नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और आप देख रहे हो टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत जो आज हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे दोस्तों एम्पलीफायर के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट किया था। फिर भी आपको किसी को कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन ओपन रहता है, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एम्पलीफायर के बारे में। तो बिना समय ख़राब किए आज का टॉपिक डालिए एम्पलीफायर। हाँ जी, एम्पलीफायर जो होता है इसे हिंदी में प्रवर्धक कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रवर्धक। और प्रवर्धक का मतलब बढ़ाने वाला। ठीक है, तो वैसे तो बार बार मैं प्रवर्धक बोलूँगा नहीं, मेरे मुंह से शब्द निकलेगा एम्पलीफायर। तो शब्द एम्पलीफायर ज़्यादा बेहतर है। प्रवर्धक, एम्पलीफायर या प्रवर्धक क्या होता है? तो पहले हमें इस शब्द को ही जानना है कि एम्पलीफायर होता क्या है। ठीक है ना, फिर ये कैसे काम में लिया जाता है, क्या प्रक्रिया है, ये सारी बातें जानेंगे। किससे मिलकर के बना होता है, सारी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं कि एम्पलीफायर होता क्या है। तो दोस्तों, एम्पलीफायर वह युक्ति होती है जो कि दुर्लभ का मतलब होता है कमज़ोर सिग्नल या कमज़ोर संकेतों को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? एम्पलीफायर। दोबारा सुनो, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो सारी बातें भी हम करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो युक्ति निवेशी जो इनपुट संकेत है लेकिन वो कैसे हैं, कमज़ोर संकेत है, वीक सिग्नल है, उनको क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है? एम्पलीफायर। और दोस्त, ये जो संकेतों को बढ़ाएगा कैसे? तो बढ़ाने के लिए ये हमारी जो डीसी सप्लाई है उस डीसी सप्लाई का क्या करता है, उपयोग करता है। सर डीसी सप्लाई देते क्यों हैं? तो सप्लाई हम बाइसिंग के लिए देते हैं। एक इस बात को तुम छोटे से ढंग से समझ भी सकते हो कि माना कि ये मेरा कोई युक्ति है जो क्या है, एक तरीके से ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम बायस करने के लिए कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई दी क्यों जाती है? तो जवाब आएगा सर बायसिंग के लिए। आप लोगों ने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देख रखा है, दैट्स कॉल्ड, जो आपने ट्रांजिस्टर वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत कौन सा वीडियो मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर के 4-5 वीडियो है वो मिल जाएंगे, उनको देखना। उसके बाद में ये ऐसे लगेगा कि बच्चों का काम है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए कौन सी सप्लाई देते हैं हम? डीसी। एक तरीके से ट्रांजिस्टर को ऑन करने का तरीका है, डीसी सप्लाई से जोड़ने का तरीका है। उसके बाद में हम क्या देंगे, इसे जो भी इनपुट सिग्नल देंगे दैट्स कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट सिग्नल। लेकिन इनपुट सिग्नल कैसा है? ये वीक है। हिंदी में बोले तो ये कैसा सिग्नल है? कमज़ोर है या दुर्बल है। एक दुर्बल होता है, एक दुर्लभ होता है। दुर्लभ का मतलब विरले, जो मिलता नहीं है। एक दुर्बल है, उसका मतलब होता है कमज़ोर। तो हमने जो संकेत दिया है वो क्या है? कमज़ोर संकेत है। और ये संकेत दिया किसको है? ट्रांजिस्टर को। और ट्रांजिस्टर को बाइसिंग के लिए कौन सी सप्लाई दी गई है? डीसी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है इसको बाइसिंग कर देते हैं हम डीसी सप्लाई से, और जब हम इसे निवेशी एसी संकेत देते हैं तो ये क्या कर देता है, इस संकेतों को क्या कर देता है, इसका आयाम बढ़ा देता है। ध्यान रखना, ये आवृत्ति और आकृति दोनों को परिवर्तित नहीं करता है, सिर्फ उसकी क्या बढ़ा देता है। अब ये नहीं कि राम बोलूँगा तो श्याम उत्तर देगा, नहीं, राम का राम ही देगा, बस उसका आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। मैं बोलूँगा राम और ये बोलेगा राम, हाँ या ना, सिर्फ आयाम को बढ़ाता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा। देखो सेम ऐसा कैसा ही सिग्नल है, सिर्फ आयाम को ही बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। तो ये सिग्नल कैसा होता है दोस्तों? मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है।
मजबूत का मतलब ये बढ़ा हुआ है कि नहीं है, तो इसे बोलते हैं एम्पलीफाई सिग्नल, प्रवर्धित सिग्नल, कि ऐसा सिग्नल जो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये कैसा सिग्नल है, इनपुट का कि आउटपुट का, तो ये सिग्नल कौन सा है, आउटपुट का सिग्नल है। तो अगर परिभाषा को बच्चों की तरह समझो तो वो क्या कहती है कि वह युक्ति जो दुर्लभ अर्थात कमजोर निवेशी संकेतों को बढ़ाने का काम करे, क्या कहलाती है, एम्पलीफायर। लेकिन सही ढंग की भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि वह युक्ति जो इनपुट संकेतों को क्या करती है, बढ़ाती है, उसके लिए वो उसमें बाइसिंग के लिए प्रदान की गई डीसी सप्लाई को काम में लेता है, क्या कहलाएगा हमारा, एम्पलीफायर। अगर यदि इनपुट में धारा है तो ये धारा को बढ़ाएगा, तो हम कहेंगे धारा एम्पलीफायर। अगर यदि इनपुट में वोल्टेज है तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो वोल्टेज एम्पलीफायर। अगर इनपुट की शक्ति है तो इस शक्ति को बढ़ाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पावर एम्पलीफायर की संज्ञा देते हैं। तो छोटे से शब्दों में पहले परिभाषा लिखो, लिखिए, वह युक्ति जो कमजोर, कमजोर का मतलब होता है ऐसा नहीं कि उसने पोलियो हो रखा है, कमजोर का मतलब ऐसे संकेत है जिनकी पावर ज़्यादा नहीं है। वह युक्ति जो कमजोर संकेतों को, और संकेत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिग्नल, अंग्रेजी की भाषा में बोले तो वीक सिग्नल। तो वह युक्ति जो कमजोर संकेतों को बढ़ाने का कार्य करती है, बढ़ाने का कार्य करती है, कॉमा एम्पलीफायर कहलाता है। यह युक्ति संकेतों को बढ़ाने के लिए यह युक्ति संकेतों को बढ़ाने के लिए, भाई कोई वर्ड नीचे का दिखाई भी नहीं दे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वह युक्ति जो यह युक्ति संकेतों को बढ़ाने के लिए बाइसिंग में प्रदान की गई डीसी सप्लाई को काम में लेती है। तो ये करता क्या है ये युक्ति, तो जो हम संकेतों को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करता है, हम जो बाइसिंग में डीसी सप्लाई देते हैं उसको प्रयोग में लेता है। तो दोस्तों एक और बात है इसकी, उस बात को और लिखना, और वो वाली बात कौन सी है कि एम्पलीफायर इनपुट संकेतों की आकृति तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन किस में परिवर्तन करता है, तो लिख लो, एम्पलीफायर केवल इनपुट संकेतों के आयाम, देख रहे हो ये कम आयाम है और ये ज़्यादा आयाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम में वृद्धि करता है। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि क्या ये आकृति या आवृत्ति को परिवर्तित करता है क्या, तो आकृति का मतलब इसका फिगर, जैसे वर्गाकार तरंग होगी तो वर्गाकार ही रहेगी, और आयताकार है तो आयताकार ही रहेगी, और त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार ही रहेगी। अर्थात न तो आकृति को बदलता है और न ही
आवृत्ति को बदलता है, लेकिन आकार कम ज़्यादा कर देता है। दैट्स कॉल्ड, किसको परिवर्तित करता है? आयाम को परिवर्तित करता है। ट्रांजिस्टर में रियल में वर्क कैसे करता है, तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो सभी लोगों ने ये उतार लिया होगा, और जिन्होंने नहीं उतारा वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब देखो ज़रा एक बार कि सर ये संकेतों को बढ़ा रहा है, तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी हमें एक बार दे दो कि सर ये ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है इसमें होता क्या क्या है, ट्रांजिस्टर के अंतर्गत चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्या है, उसके बाद में इसके अंदर क्या बीमारी है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर मुख्यतः 3 चीज़ होती हैं। एक होता है दोस्तों क्या, हमारा ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर में भी बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन काम में लेते हैं। वैसे तीनों को ही हम एम्पलीफायर के रूप में काम में ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन प्रिफर कौन सा करते हैं? कॉमन एमीटर काम में लेते हैं। तो एक तो इसे हमें क्या चाहिए एम्पलीफायर के लिए? ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें चाहिए एक फीडबैक परिपथ, इसे बोलते हैं पुनर्निवेशी परिपथ चाहिए होता है। और तीसरी चीज़ होती है इसमें निष्क्रिय अवयव, जैसे कि R, L, C की आवश्यकता होती है। तो पहले इन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन ज़रूरत की चीज़ों के बारे में भी लिखेंगे, फिर एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना भाई? हाँ जी। तो ये रियल में कर क्या रहा है? संकेतों को बढ़ाने का काम ही तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखते जाओ चीज़ों को, देखो हड़बड़ाहट जल्दीबाजी में तो सीख नहीं पाओगे, एक एक चीज़ों को सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है ना? हाँ जी। तो एम्पलीफायर संकेतों को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, अर्थात प्रवर्धित करता है। तो प्रवर्धन के संबंध में जो गुणांक होता है उसे प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ या लब्धि कहते हैं। तो वो जो शब्द मैं एक बार पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, जब हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, लेकिन कोई भूल गया हो तो वो शब्द मैं फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि माना कि मेरे पास में ये कोई घटक है, ये कोई घटक है, और इसको मैं क्या दे देता हूँ? इनपुट दे देता हूँ, जिसकी वजह से ये हमें क्या प्रदान करेगा? आउटपुट। अर्थात मैंने इसको कोई भी इनपुट संकेत दिया, कोई भी इनपुट सिग्नल दिया, तो क्या ये युक्ति इनपुट को खा जाएगी कि कुछ आउटपुट देगी? देगी। तो मेरे पास में आउटपुट संकेत आएगा। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कि इस घटक का, इस सिस्टम का, इस तंत्र का एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन, लाभ या लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों अगर मुझे इसका लाभ देखना हो, या फिर क्या कहते हैं इसे हम, लब्धि, या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गेन। तो लाभ, लब्धि, गेन, या एक शब्द और होता है जो आपके टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा था, प्रवर्धन गुणांक। प्रवर्धन का मतलब बढ़ाने वाला, और ये बढ़ाता ही तो है। तो प्रवर्धन गुणांक को कहते हैं अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो प्रवर्धन गुणांक का मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट, अर्थात जो भी हमारे पास में निर्गत संकेत है, जो भी आउटपुट संकेत है, इस आउटपुट संकेत में मैं किसका भाग लगा दूं? कोई भी इनपुट संकेत मुझे मिले उसका अगर भाग लगा दिया जाए तो मेरे पास में लाभ, लब्धि, गेन, प्रवर्धन गुणांक या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो लाभ, लब्धि या प्रवर्धन गुणांक को दर्शाया किससे जाता है? ए से। तो ये सिस्टम है, इसका प्रवर्धन गुणांक क्या हो गया? ए। और ये ए कैसे मिलेगा? आउटपुट में किसका भाग लगा दिया जाए? इनपुट का। अगर मैं बात करूं कि मैंने इनपुट में क्या दिए? धारा, तो आउटपुट में भी क्या मिलेगी? धारा। वो वाली आस मत करना कि लगाओ बबूल का पेड़ और मिले आम, कोई चांस नहीं है। तो जैसा दोगे वैसा ही काटोगे कि नहीं काटोगे? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कहने का मतलब पढ़ोगे तो नौकरी पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इन द सेम चीज़, जो चीज़ देंगे वैसी ही प्राप्त होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। तो अब अगर मैं इनपुट में धारा देता हूँ तो ये लाभ क्या कहलाएगा? धारा लाभ।
अंग्रेजी में क्या बोलोगे इसे? करंट गेन। करंट गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, और देखो लाभ का मतलब ए और धारा का मतलब ए आई लिख दो, तो धारा लाभ हो जाएगा क्या? आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। आई जीरो का मतलब होता है आउटपुट धारा और आई आई का मतलब होता है इनपुट धारा। ये एल नहीं है, ये क्या है? आई है। ठीक है, देखो शब्दों को अगर सही सुनोगे तो जवाब भी सही दोगे। हाँ जी, आगे मैं बात करूँ कौन सा? वोल्टेज लाभ। तो वोल्टेज लाभ का मतलब वोल्टेज गेन, अब इतना तो इंग्लिश सबको आती है। लाभ का मतलब ए और वोल्टेज लाभ का मतलब ए वी। तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अब तीसरी चीज़ और कौन सी है? शक्ति लाभ। शक्ति लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? पावर गेन। ठीक है, अब गेन शब्द की जगह प्रवर्धन गुणांक शब्द भी आ सकता है कि धारा प्रवर्धन गुणांक, वोल्टेज प्रवर्धन गुणांक और शक्ति प्रवर्धन गुणांक। तो एग्जाम में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो लाभ का मतलब ए और पावर का मतलब पावर लाभ, तो इसका मतलब हो जाएगा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। लेकिन हम जानते हैं कि आउटपुट शक्ति क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज गुणा आउटपुट धारा, हाँ या ना? और इनपुट शक्ति क्या होगी? इनपुट वोल्टेज गुणा इनपुट धारा, हाँ या ना? तो देखो दोस्त, V0 बटे VI, इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज लाभ। और I0 बटे II को क्या लिख सकते हैं? धारा लाभ। कहने का मतलब वोल्टेज लाभ और धारा लाभ का गुणनफल, हाँ या ना? तो तीन चीज़ आ गई आपके पास में, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ और धारा लाभ। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि शक्ति लाभ होता है वो वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल के बराबर होता है। आप इन बातों को उतार भी सकते हो, इन बातों को उतार भी सकते हो, क्योंकि ये एज इट इज़ लाइन में पहले लिखा चुका हूँ। जब ट्रांजिस्टर पढ़ा था तो सारी कहानी मैंने एज इट इज़ पढ़ाई है। तो जिन दोस्तों को फिर भी चाहिए तो मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी एज इट इज़ चीज़ें फालतू में बार बार कॉपी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो। तो ये तो हो गई भाई लाभ या लब्धि, क्योंकि बढ़ा करके दे रहा है। तो जो बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। और जो घटाता है उसे हम क्या कहते हैं? एटेन्यूएटर। ये तुम्हारी टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा है कि जो निवेशी एसी संकेतों को घटाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एटेन्यूएटर। तो ये एग्ज़ाम में एज इट इज वर्ड आया था कि जो संकेतों को क्या करता है? घटाता है, क्योंकि हम हमेशा बढ़ाने वाले की बात करते हैं, इसलिए तुमको एक ही वर्ड याद रहता है, एम्पलीफायर। लेकिन कई बार ये पूछ लिया, बच्चों को बेचारों को आता नहीं है। तो एटेन्यूएटर का मतलब होता है कि ये संकेतों को क्या करता है? घटाता है। धारा देखो तो धारा को भी घटाएगा, वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज को भी घटाएगा, और शक्ति देंगे तो शक्ति को भी घटाता है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। एम्पलीफायर बढ़ाता है और एटेन्यूएटर घटाता है। पक्की बात? आगे बढ़े। देखो, तो मैंने क्या क्या बोला था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता होती है एम्पलीफायर में, तो वो ज़रूरी है कि नहीं है? तो देखो, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरी है। सामान्यतः जो भी एम्पलीफायर बनाते हैं हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाते हैं। और यदि ट्रांजिस्टर में भी बात करोगे दोस्त, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है कॉमन एमिटर। क्यों है? क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका वोल्टेज लाभ, धारा लाभ, शक्ति लाभ तीनों एक से अधिक होते हैं। और कॉमन एमिटर जो एम्पलीफायर है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें प्रदान करता है। इसलिए एम्पलीफायर तीनों बनाए जाते हैं, कॉमन बेस भी बनता है, कॉमन एमिटर भी बनता है और कॉमन कलेक्टर भी बनता है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? कॉमन एमिटर सबसे बेस्ट प्रकार का है। समझ में आ गया क्यों है?
अगर इनमें भी बात करें कि सर पीएनपी काम में लेंगे कि एनपीएन, तो जवाब आएगा एनपीएन काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ तो ज़रूरत क्या हो गई, ट्रांजिस्टर, और उसमें भी प्रीफर करेंगे तो कॉमन एमिटर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ज़रूरत होती है किसकी, फीडबैक, परिवर्त, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्निवेशी परिपथ। और तीसरी चीज़ होती है निष्क्रिय अवयव, और हम जानते हैं कि प्रतिरोध कोमा प्रेरक कोमा संधारित्र कौन से अवयव हैं, निष्क्रिय अवयव हैं। तो तीनों लाइनों को लिखो। एम्पलीफायर के तीन मुख्य घटक होते हैं। अंग्रेजी में बोले तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एम्पलीफायर इज कितने, तीन मुख्य घटक होते हैं। तीन मुख्य घटक होते हैं। साथ के साथ में लिखो क्योंकि बातें बोल दी गई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि लो सर बाद में देखेंगे हम, तो है ना। तो लिखो जरा इसमें पहली वाली चीज, तो लिखो एम्पलीफायर में सामान्यतः सीई अभिविन्यास वाला ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। देखो साथ के साथ में या तो उतार लो या फिर अंत में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो देखो एम्पलीफायर में लेते क्या काम में है, ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर में भी बात करें तो सबसे बढ़िया कौन सा है, कॉमन एमिटर काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि सी अभिविन्यास का धारा लाभ कॉमा वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ तीनों एक से अधिक होते हैं। तीनों एक से अधिक होते हैं। ठीक है, इसी में एक लाइन और लिख लेते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर भी काम में लेंगे तो कौन सा प्रेफर करेंगे, कॉमन एमिटर प्रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ तीनों एक से अधिक होती है। और दूसरी बात क्या है, यह 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है। लिखो इस बात को फिर से कि सीई अभिविन्यास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है। अगली लाइन से लिखो एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासें ली होंगी अर्धचालक भौतिकी की, तो उनको इन बातों के बारे में पता होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से अधिक होती है। होल की गतिशीलता से अधिक होती है। और आप जानते हो कि अगर मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारा ट्रांजिस्टर रेस्पॉन्स क्या करेगा, जल्दी देगा कि नहीं देगा। भाई कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ गति से गति कर रही है तो जो कुछ देंगे उसका आउटपुट तुरंत देखने को मिलेगा। तो
तीन मुख्य घटकों में से पहले घटक की बात कर ली कि इसमें हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन इज मोर देन 1। और दूसरा, इट प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होती है? ग्रेटर होती है। इसलिए हम कौन सा चीज़ प्रेफर करते हैं? ट्रांजिस्टर में भी कॉमन एमिटर और इसमें भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? NPN के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखो। दूसरा मुख्य घटक क्या है? दूसरे मुख्य घटक में लिख लो, एम्पलीफायर में निष्क्रिय अवयव, अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं इन्हें हम? पैसिव कंपोनेंट। निष्क्रिय अवयव R, L, C काम में लेते हैं। आप लोगों ने जब मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ाया था और ट्रांजिस्टर में बायसिंग पढ़ाई थी, फिक्स बायस का मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें देखा होगा मैंने जगह जगह प्रतिरोध और संधारित्र लगा रखे थे, हाँ या ना? तो जिन लोगों को पता होगा वो चीज़ें, उनको ये समझना ज़्यादा आसान होगा। और जिन्होंने ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है उनको यहाँ ऐसे लगेगा कि गुरुजी पता नहीं फालतू की क्या बातें भौंक रहे हैं। तो मेरे दोस्त, एम्पलीफायर में निष्क्रिय अवयव R, L, C काम में लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं फीडबैक परिपथ या पुनर्निवेशी परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों, आउटपुट का जो एक भाग हम वापस से किसको प्रदान करते हैं? इनपुट को प्रदान करते हैं। इसे हम फीडबैक या पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फीडबैक या पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। और ये फीडबैक परिपथ भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनात्मक फीडबैक और दूसरा वाला ऋणात्मक फीडबैक परिपथ होता है। लिखे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। ठीक है, हाँ, बढ़े आगे, चलो। समय खराब नहीं करना है, एग्जामों का दौर है, चाहे वो DFCCIL का पेपर हो। और DFCCIL के पेपर के लिए तो ये क्लास रामबाण है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको पता अच्छी तरीके से वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आएंगे किसके? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। और तीनों के तीनों सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? तो ट्रांजिस्टर वाला एरिया, PN संधि डायोड वाला एरिया, तो वो सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। उनको तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा, अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा काम था आप लोगों को पढ़ाना, मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आप आपके कार्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं आपको खुद को पता। और तीसरे घटक जिसकी चर्चा कर रहे थे वो कौन सा था? पुनर्निवेशी परिपथ। पुनर्निवेशी परिपथ अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे दोस्त फीडबैक परिपथ या फीडबैक सर्किट। ठीक है ना? तो हिंदी वाले के साथ साथ में इंग्लिश का भी पता होना चाहिए। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? फीडबैक परिपथ। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट का एक घटक वापस से किसको प्रदान करना? इनपुट को प्रदान करना है। क्या कहलाता है? फीडबैक प्रदान करना कहलाता है। तो लिखो कि किसी युक्ति के आउटपुट का एक भाग का मतलब पार्ट या हिस्सा, आउटपुट का एक भाग वापस से इनपुट को प्रदान करना ही फीडबैक
फीडबैक कहलाता है तथा इस फीडबैक में उपयोग होने वाले परिपथ को फीडबैक परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। एक्चुअल में फीडबैक परिपथ में वही हमारे निष्क्रिय घटक R, L, C आदि काम में आते हैं। तो देखा जाए तो हमारे ट्रांजिस्टर के ये 3 मुख्य घटक हो गए थे जिनसे मिलकर के हमारा एम्पलीफायर बन रहा था। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं कि फीडबैक परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो फीडबैक परिपथ 2 प्रकार के होते हैं। लिखो, फीडबैक परिपथ 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे तो पहला वाला कौन सा है? धनात्मक फीडबैक परिपथ, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, और दूसरा वाला कौन सा होता है? ऋणात्मक फीडबैक परिपथ। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेगेटिव फीडबैक सर्किट। तो 2 प्रकार के परिपथ होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा नेगेटिव फीडबैक। अब बात होती है कि धनात्मक फीडबैक कहाँ पर काम में लेते हैं और ऋणात्मक फीडबैक कहाँ पर काम में लेते हैं। तो दोस्तों, धनात्मक फीडबैक का उपयोग हम 2 लित्र मतलब ऑसिलेटर्स में करते हैं, और ऋणात्मक फीडबैक का उपयोग हम किस में करते हैं? एम्पलीफायर में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से 15 से 20 बार पूछी गई लाइन है, तो इसको प्रॉपर ढंग से आपको लिखना है। फिर मैं बताऊंगा कि धनात्मक फीडबैक कैसा होता है और ऋणात्मक फीडबैक क्या होता है, धनात्मक फीडबैक के क्या लाभ है और क्या नुकसान है। ओके, तो इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। धनात्मक फीडबैक का उपयोग धनात्मक फीडबैक का उपयोग 2 लित्र, और 2 लित्र शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑसिलेटर, OSCI ऑसिलेटर। धनात्मक फीडबैक का उपयोग 2 लित्र में किया जाता है, जबकि भाई दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। ऋणात्मक फीडबैक का उपयोग एम्पलीफायर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवर्धक। एम्पलीफायर में किया जाता है। तो मेरे दोस्त, आप सारी बातें समझ गए होंगे कि धनात्मक फीडबैक का उपयोग हम ऑसिलेटर में करते हैं और ऋणात्मक फीडबैक का उपयोग हम किस में करते हैं? एम्पलीफायर में करते हैं। तो दोस्तों, जब 2 लित्र पढ़ेंगे तब किसके बारे में जान लेंगे? धनात्मक फीडबैक के बारे में। और अब क्या पढ़ रहे हैं? एम्पलीफायर। तो किसके बारे में जान लेते हैं? ऋणात्मक फीडबैक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डाल लो टॉपिक का नाम ऋणात्मक फीडबैक। तो दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ, चलो। तो अब डालिए आप लोग टॉपिक का नाम नेगेटिव फीडबैक, अर्थात ऋणात्मक
पुनर्निवेशी परिपथ। ऋणात्मक फीडबैक। डालो। ऋणात्मक फीडबैक परिपथ, अंग्रेजी में बोले तो नेगेटिव फीडबैक सर्किट। दोस्तों आप जानते हो कि पढ़ाते समय मेरी बात करने की आदत नहीं है, क्योंकि समय ख़राब करने का मेरे पास में टाइम नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो धनात्मक फीडबैक जो परिपथ है उसके बारे में बात हम कब करेंगे? ऑसिलेटर में। और ऋणात्मक फीडबैक की चर्चा कहाँ होती है? एम्पलीफायर में। क्यों? क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर उसमें कौन सा फीडबैक काम में आता है? ऋणात्मक। ठीक है, देखो यहाँ पर गौर से कि माना कि मेरे पास में ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम का जो लाभ है वो क्या है? ए है। सुनो मेरी बात को, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने क्या दिया है? इनपुट दिया है। तो जब मैं इसे इनपुट दूंगा तो मुझे ये क्या प्रदान करेगा? आउटपुट प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? जब मैं इसे इनपुट दूंगा तो ये हमें आउटपुट प्रदान करेगा कि नहीं? अरे रोटी खाओगे तो काम तो करोगे ना, नहीं करोगे? खा के लेटे रहोगे, घर वाले जूते मारेंगे, ध्यान रखना। तो इनपुट देंगे किसी भी सिस्टम को तो वो क्या प्रदान करेगा? आउटपुट प्रदान करेगा, चाहे कम ही करे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि यदि आउटपुट का एक हिस्सा वापस से किसको दे दिया जाए? इनपुट को। आउटपुट का एक हिस्सा वापस से किसको दे दिया जाए? इनपुट को। और वो भी कौन से रूप में? नेगेटिव रूप में। अर्थात ये क्रॉस ये समर है और ये कैसा दिया जा रहा है हमारा? नेगेटिव रूप से इसको वापस से दिया जा रहा है। और ये कौन सा परिपथ हो गया? मैंने बोला था आउटपुट का एक हिस्सा वापस से इनपुट को देना क्या कहलाता है? फीडबैक। तो ये कौन सा परिपथ हुआ मेरे दोस्तों? फीडबैक परिपथ। यहाँ से आउटपुट आ रहा है, एक हिस्सा लिया और वापस से किसको दे दिया? इनपुट को। लेकिन दिया कैसा है? नेगेटिव दिया है। ऋणात्मक फीडबैक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अगर धनात्मक फीडबैक बोलता तो यह चिन्ह किस अलग कौन सा लगाते? प्लस का। ये क्रॉस का निशान है, मतलब एक तरफ से यहाँ इनपुट आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ से इस सिस्टम को जाएगा। हाँ या ना? एक तरफ से इनपुट आ रहा है और ये क्या आ रहा है? फीडबैक। और फीडबैक और जब इनपुट मिलेंगे तो इस सिस्टम को देंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा परिपथ कहलाता है? फीडबैक परिपथ कहलाता है, ठीक है। और फीडबैक परिपथ का खुद का भी कोई ना कोई लाभ होगा कि नहीं होगा? उस लाभ को मैंने क्या मान लिया? बीटा। तो ये आगे चल रहा है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड परिपथ, और ये उल्टा आ रहा है इसलिए इसे बोलते हैं फीडबैक। हाँ या ना? तो ए हमारे सिस्टम का लाभ है और बीटा क्या है? बीटा है फीडबैक पाथ का लाभ, फीडबैक परिपथ का लाभ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋणात्मक फीडबैक जब दे दूंगा अर्थात तब जाकर के इसके लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो चेक करना चाह रहे हैं ना। तो इसका मतलब ए का मतलब सिस्टम का लाभ कब है? जब हम कौन सा फीडबैक दे रहे हैं? एन एफ। तो ए एन एफ का मतलब क्या हो गया कि ऋणात्मक फीडबैक की स्थिति में पूरे सिस्टम का लाभ क्या होगा? मुझे बताओ, बिना फीडबैक के लाभ कितना था? ए। लेकिन दोस्तों अब हमने क्या दिया है? फीडबैक। तो जब ऋणात्मक चिन्ह होता है ना तो नीचे चिन्ह आता है प्लस का, और जब अगर यह प्लस का होगा तो चिन्ह यहाँ पर आता है माइनस का। तो ये आएगा 1 + ए बीटा। ये किसका लाभ है? ऋणात्मक फीडबैक का लाभ है। तो दोस्तों कभी एग्जाम में भूल भी जाओ कि सर ये कैसे कैसे आया, उतना तो तुम मत जाओ,
लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि जब फीडबैक ऋणात्मक होगा तो नीचे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और जब धनात्मक फीडबैक होगा तो यहाँ चिन्ह किसका होगा, माइनस का। ये कैसे आता है ये भी बता सकता हूँ, ऐसी बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिलहाल तुमको जितनी ज़रूरत है उतना ही डोज दिया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे बताओ, एक में कोई संख्या जुड़ेगी तो ये संख्या बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। तो ये फीडबैक देने से इसका लाभ घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो दोस्तों ऋणात्मक फीडबैक परिपथ का अर्थात नेगेटिव फीडबैक की यह एक कमी है। ये तुम्हारी एग्जामों में कई बार पूछ लिया कि ऋणात्मक फीडबैक के कारण क्या होता है, तो लाभ में क्या होती है, कमी होती है। पक्की बात है कि नहीं है। तो ए वास्तव में क्या है, इस सिस्टम का लाभ है, और ये ANF क्या है, तो ऋणात्मक फीडबैक की स्थिति में सिस्टम का लाभ है। बीटा क्या है, फीडबैक परिपथ का लाभ है। छाप सकते हो इन बातों को आप लोग, हाँ जी। तो ए लिखो, सिस्टम का लाभ। अब ये सिस्टम कोई भी हो सकता है, हमारा शरीर भी हो सकता है और कोई माइक्रोफोन भी हो सकता है। तो ये किसका लाभ है, सिस्टम का लाभ है। और ये ANF का मतलब क्या हुआ, ये F बनाया मैंने, किसी को खाने वाली चीज़ नहीं बनाई है कि ये कुछ और बना दिया सर ने, ठीक है। तो ऋणात्मक फीडबैक की स्थिति में सिस्टम का लाभ, ठीक है। तो यही इसकी खुद अपने आप की कमी रह गई कि ऋणात्मक फीडबैक के कारण सिस्टम के लाभ में क्या होती है दोस्तों, कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई नीचे तुम जान रहे हो, जुड़ करके कोई आएगी तो संख्या बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो माल क्या आएगा, कमी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वाली बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायग्राम को तुम प्रॉपर बना लो मेरे बेटा। ये हमारे IN के पेपर तक में, अभी अगस्त में सितंबर में जो पेपर हुआ है ना, इसमें तक आया सेम क्वेश्चन एज इट इज कि ऋणात्मक फीडबैक की वजह से क्या होता है, तो लाभ में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मैटर है क्या, और ये तुम्हारे टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछता है, पता होना चाहिए। लिखो, ऋणात्मक फीडबैक के कारण सिस्टम, अब सिस्टम कोई भी हो सकता है, माइक्रोफोन, ट्रांजिस्टर, जो भी है। तो ऋणात्मक फीडबैक के कारण सिस्टम के लाभ, और लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गेन, में कमी होती है। और यही नेगेटिव फीडबैक का एक नुकसान है, बाकी सारे फायदे ही फायदे हैं। फायदे क्या है मैं अभी बताऊंगा, पहले आप लोग इसको छापो कि नेगेटिव फीडबैक के कारण सिस्टम के लाभ में क्या होती है, कमी होती है। पक्की बात, हाँ या ना, सही बात है ना। बात खोपड़ी में शायद जगह कर रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, घर भी कर रहा होगा थोड़ा बहुत, घर नहीं कर रहा होगा तो थोड़ा बहुत मकान बना रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। हाँ चलो, तो दोस्तों एक कमी तो हमने देख ली कि साहब ये तो कमी हो गई, तो सर आपने फ़ायदे नहीं बताए, सबसे पहले कमी ला दी। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पहले कमी की बात कर लेते, क्या दिक्कत है। तो कमी एक थी इसलिए कमी को बता दिया। बोलते हैं जो आसान चीज़ है पहले उसकी चर्चा करें। चलो अब बताओ फ़ायदे क्या क्या हैं, तो उसको देखेंगे, इसलिए मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ऋणात्मक फीडबैक की वजह से सिस्टम के लाभ में तो कमी हो रही है, बाकी इससे क्या हो जाता है कि इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आउटपुट प्रतिबाधा क्या हो जाती है, घट जाती है। और हम चाहते यही हैं कि इनपुट इम्पीडेंस क्या हो, ज़्यादा हो, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो, कम हो। तो ऋणात्मक फीडबैक का फ़ायदा क्या है, इनपुट इम्पीडेंस मतलब निवेशी प्रतिबाधा के मान में वृद्धि, और आउटपुट प्रतिबाधा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जिससे क्या होता है, इसमें शोर क्या होता है, कम होता है, अर्थात जिससे डिस्टॉर्शन की समस्या क्या आती है, कम आती है। और दोस्तों इस ऋणात्मक फीडबैक से नुकसान क्या हुआ है, लाभ में कमी हुई है, गेन में कमी हुई है। लेकिन इससे एक फ़ायदा होता है कि गेन जितना कम होगा स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। स्थायित्व वाला क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में UPPCL TG2 में भी पूछा है,
कि ऋणात्मक फीडबैक की वजह से क्या होता है, तो इस सिस्टम के स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, स्टेबिलिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 4 फायदे बताए मैंने आप लोगों को, 5 बताए। स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, निवेशी प्रतिबाधा बढ़ती है, निर्गत प्रतिबाधा घटती है, नॉइज कम होता है, डिस्टॉर्शन भी कम होता है, विरूपण मतलब अनावश्यक सिग्नल का आना भी क्या होता है, कम होता है। तो लिखो नेगेटिव फीडबैक के लाभ। तो तुम देख रहे हो, अगर एक चीज में की कमी से अगर 5-5 चीजें सुधरें तो ये काम अच्छा रहेगा कि बेकार है, अच्छा है। देखो कितना अच्छा एग्जाम बताएगी वो, तो क्या क्या जानते हो आप लोग। ऋणात्मक फीडबैक के लाभ, ऋणात्मक फीडबैक के लाभ, अंग्रेजी में बोले तो बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यह लाभ का मतलब गेन नहीं है, बेनिफिट है, लाभ से है ना। तो अब पहला शब्द लिखो, स्थायित्व। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, स्थायित्व में वृद्धि होती है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी सुधरेगी, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी खास बात, ये कंट्रोल सिस्टम में भी क्वेश्चन पूछता है कि नेगेटिव फीडबैक का क्या फ़ायदा है। तो नेगेटिव फीडबैक का फ़ायदा, तुम जो लोग DFCCIL की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा काम का है कि ऋणात्मक फीडबैक की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और गेन में क्या होती है, कमी होती है। ये 2 स्टेटमेंट कंट्रोल सिस्टम में भी है, ठीक है। हाँ जी, तो इनपुट इम्पीडेंस, हिंदी में बोले तो निवेशी प्रतिबाधा, के मान में वृद्धि होती है। और हम चाहते भी यही कि इनपुट इम्पीडेंस क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरी बात तीसरे नंबर में आ जाएगी, आउटपुट इम्पीडेंस के मान में कमी होती है। आउटपुट इम्पीडेंस के मान में कमी होती है। और चौथे नंबर की बात, नॉइस में, नॉइस का मतलब दोस्तों शोर, नॉइस में कमी होती है। अनावश्यक सिग्नल जो आते हैं, डिस्टॉर्शन में भी कमी होती है, अर्थात विरूपण। विरूपण का मतलब होता है डिस्टॉर्शन। तो 5 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है, तो हम एक का नुकसान झेलने को तैयार हैं। बोलते हैं कि 10,000 खर्च करने से यदि 1 लाख आ रहा है ना, तो कोई भी इंसान रिस्क लेगा, लेकिन 10,000 खर्च करने से 8,000 आने की संभावना है तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। ओके ना। तो दोस्तों वही है कि 10,000 व्यक्ति वही खर्च कर सकता है जिसको 1 लाख मिलने की आस हो, 20 लाख मिलने की आस हो। तो सेम चीज़ है दोस्त कि अगर आप कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें सीख ही जाओगे। तो हमने देखा मोटी मोटी चीज़ें, एम्पलीफायर में क्या क्या ज़रूरत है, होता क्या है, कैसे करता है, ये सारी बातें हमने जान ली। इतना समय नहीं है, मैं नहीं तो मैं इतना उधेड़ के बता सकता हूँ कि ये एम्पलीफायर में इतना इनपुट देने पर ये आउटपुट इतना ही क्यों बढ़ता है, क्योंकि इनमें वही सारी बेसिक चीज़ें आती है जो हमारे एम्पलीफायर में। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट का, देखो आप खुद भी कह दोगे इस बात को कि हाँ ये सारी बातें सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने, वैसे तो छाप ही लिया होगा यार, इतना समय देता हूँ मैं, खुद साथ में लिखता हूँ, ठीक है। तो अब या तो देखता हूँ इस क्लास को, अभी एक बार मुझे लग रहा है ड्रॉप करनी पड़ेगी, कुछ बारिश जैसी समस्या लग रही है, ठीक है। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे वाली क्लास में एम्पलीफायर के प्रकार की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग नए चैनल पे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार इस
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, यदि पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।